नमस्कार। प्रतिपक्ष में आपका स्वागत है। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर, मैं मराठी पत्रकार हूँ। इतनी अच्छी साफ सुथरी हिंदी नहीं, उम्मीद करता हूँ आप समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज मैं ममता बनर्जी, बंगाल की मुख्यमंत्री, इनके बारे में कुछ मेरे विचार रखने वाला हूँ। ये रखने की ज़रूरत इसलिए आ गई कि आपको मालूम है 23 तारीख को नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनकी 125वीं जयंती थी और उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने एक प्रोग्राम रखा था जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे। तो प्रोटोकॉल, शिष्टाचार ये होता है कि मुख्यमंत्री उनके साथ रहे, लेकिन ममता बनर्जी कोई शिष्टाचार मानती ही नहीं। आपको याद होगा, शायद 2 साल पहले जब बहुत बड़ा एक चक्रवात आया था, तो उसमें अम्फन, उसका कुछ नाम दिया था अम्फन, तो उसके लिए प्रधानमंत्री खुद देखने गए थे कि ओडिशा और बंगाल में जो हाहाकार मचा था, उसके लिए प्रधानमंत्री गए थे। तो ओडिशा के जो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, वो प्रधानमंत्री के साथ खुद घूमे थे। जो मदद चाहिए थी वो कहीं बोले गए थे, लेकिन ममता ने उनके साथ जाने को इनकार कर दिया और जो कुछ हालत होनी थी तो हो गई। सवाल ये है कि आप चीफ मिनिस्टर हो, आपको लोगों ने चुना है, फिर भी जिस कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के आधार पर आप मुख्यमंत्री बनी है और जिस संविधान के आधार पर इस देश का कारोबार चलता है, काम चलता है, तो उस शिष्टाचार से, प्रोटोकॉल से आपको चलना पड़ेगा। लेकिन ममता मानती नहीं है। एक तरीके से ममता और केजरीवाल, इनमें फर्क नहीं। अभी तो केजरीवाल बहुत सुधर गए, लेकिन आपको याद होगा शुरू में जब पहली बार केजरीवाल चीफ मिनिस्टर बने थे कांग्रेस से सपोर्ट से, अभी तो तीसरी बार बने हैं, तो उस वक्त वो कोई कानून ही मानने को राजी नहीं थे, कोई प्रोटोकॉल नहीं मानते थे। बस मैं कहूँगा, मुझे लोगों ने वोट दिए हैं तो मैं जो करूँगा वही कानून में, उन्हें मुझे नहीं लगता, ऐसा उनका मानना था। वो चीफ मिनिस्टर होते हुए भी रेल भवन के सामने धरने पर बैठ गए थे। ममता भी किसी पुलिस कमिश्नर का बचाव करने के लिए धरने पर बैठ गई थी, चीफ मिनिस्टर होकर भी, सीबीआई के कुछ टीम के खिलाफ। तो ये उनकी बीमारी हो गई है। अब देखिए, ये कल जो इतना बड़ा समारोह है कि जिसमें नेताजी की 125वीं जयंती मनाई जा रही है, बड़ा समारोह, प्रधानमंत्री देश के आए, लेकिन उधर कुछ लोगों ने कुछ घोषणाएं दे दी। तो ममता बोली कि अभी मैं इसमें भाषण ही नहीं दूंगी। वैसे प्रोटोकॉल था कि उनको भाषण देना था। तो कुछ ना कुछ लोग करते हैं, कोई बड़ी बात होती नहीं। देश का प्रधानमंत्री हो, कोई राज्य का मुख्यमंत्री हो, वही घोषणाएं होती है। तो वहाँ दुर्लक्ष्य करके, ध्यान न देके आपको अपना प्रोग्राम चलाना पड़ता है। लेकिन ममता का इंसल्ट कब होगा, अपमान कब होगा, वो उनको खुद को भी पता नहीं होता। कि समझो सामने से कुत्ता निकल गया और गाड़ियाँ चल रही है, तो शायद ममता बोल सकते, यहाँ से कुत्ता गया ही क्यों, मेरा इंसल्ट हो गया, मेरा अपमान हो गया, ऐसे बोल सकती है। वो जाती है और बीच में समझो अंधेरा हो गया, सूरज डूब गया, तो बोलेगी मेरा इंसल्ट हो गया। यानी खुद को, ममता को भी मालूम नहीं उनका सम्मान क्या है और उनका अपमान क्या है, इसलिए सब होता जाता है। देखिए, आप स्ट्रीट फाइटर है, रास्ते पर की लड़ाई करते करते ममता बनर्जी 25 साल के बाद चीफ मिनिस्टर बनी है। लेकिन जब आप चीफ मिनिस्टर बनी है तो आप अभी रास्ते की लड़ाई करने वाली नहीं रही। आज भी आप रास्ते पर उतरकर लड़ाई करोगे तो गवर्नमेंट चलाएगा कौन? गवर्नमेंट चलाने के लिए एक सिस्टम होती है और उस सिस्टम से जाना पड़ता है। लेकिन बार बार ममता बनर्जी ऐसे नखरे करती है कि उनके सपोर्टर्स है, उनको भी समझ में नहीं आता है क्या चल रहा है। अब
ये जो नेताजी की 125वीं जयंती थी, उस प्रोग्राम में भी कुछ लोगों ने जय श्री राम ऐसी घोषणाएं दे दी। तो इसमें अपमान कहाँ से आता है? अपमान आता है कहाँ से? तो मैं एक मेरे दोस्त की कहानी आपको बताऊंगा जो आज जिंदा नहीं है। वो जरा लंबे थे, बहुत सारे लंबे थे, 6 फीट से ज़्यादा थे। तो मुंबई के नज़दीक थाना में उन्होंने 20-25 साल पर पुरानी बात है, उनके माँ बाप ने एक अच्छा फ्लैट लिया था कॉलोनी में, लेकिन उस कॉलोनी में जाने के लिए झुग्गी झोपड़ियों से गुजरना पड़ता था। तो उधर बच्चे खेलते थे और ट्रेन से निकलकर, लोकल ट्रेन से निकलकर जब ये हमारा दोस्त वो झुग्गी झोपड़ियों के रास्ते से अपने घर जाता था, कॉलोनी में जाता था, तो वहाँ के जो बच्चे खेलते होते थे तो उनको अजीब लगता है ये कितना ऊंचा आदमी है। तो खेल छोड़कर उनकी तरफ देखते थे और बोलते थे देख इसका क्या है, कितना लंबा है, ऐसा बोलते थे। अभी छोटे बच्चे, हमको उनकी तरफ ध्यान देना नहीं चाहिए, लेकिन ये इतना सेंसिटिव था, बड़ा सेंसिटिव था। तो रुक कर बोलता था यही माँ बाप आपको संस्कार देते हैं। वो बच्चों से झगड़ा कर लेता था, गुस्से में आ जाता था। तो बच्चों को तो ऐसी चीज चाहिए होती है, कोई चिढ़ता है, भड़कता है, तो जानबूझकर बच्चे ये मजाक करना शुरू कर देते। तो आगे चलकर इतनी बात फैलती गई, दूर तक गई कि वो बच्चे लंबे दूर से इसको देखते थे हमारे दोस्त को तो शुरू हो जाते थे। तो ये फिर उनको मारने को दौड़ता था। आखिर में ये बात हो गई थी, तो बच्चे दूर से सिर्फ उंगली दिखाते थे या मुंह पर हाथ रखते थे, बस इससे भी उसको गुस्सा आता था। तो ममता बनर्जी की हालत मैंने देखी तो मुझे उस दोस्त की याद आ गई जिसे इतने छोटे छोटे बच्चों के कुछ बोलने पर गुस्सा आ जाता था, और आखिर में ये हालत हो गई कि उसने खुद के माँ बाप से झगड़ा करके वो कॉलोनी और जगह बेच छोड़ दी। उनको फिर नई जगह ढूंढनी पड़ी। किस लिए? तो बच्चे कुछ बोल रहे, इसलिए अच्छा खासा घर छोड़कर 1 साल में वो कॉलोनी छोड़कर निकल गए। तो हम उस पर भी हंसते थे, लेकिन उसके सामने नहीं, क्योंकि उसको भी उस पर भी गुस्सा आ जाएगा। दोस्त थे तो हम इग्नोर करते थे ऐसी बात। ममता को भी ये करना चाहिए, आप चीफ मिनिस्टर हो। लोग बोलते हैं ना, लोग तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो आप जब पब्लिक लाइफ में आते हो तो 10 मुंह से, 100 मुंह से, 1000 मुंह से लोग तो बात करेंगे। आप हर मुंह बंद करने के लिए कहां जाओगे, और जाओगे तो काम कब करोगे? इतनी छोटी छोटी बात पर आपको गुस्सा आ जाएगा तो आप पब्लिक लाइफ में कैसे काम करोगे? आप काम ही नहीं कर पाओगे। और यही पिछले 10 साल से बंगाल में हुआ है। बंगाल में लोग ममता दीदी से नाराज इसीलिए है कि हर बात पर वो चिढ़ती है, अपने लोगों पर भी चिढ़ती है, अपोजिशन पर तो चिढ़ती होगी। लेकिन यहां कहां से अपमान आ गया कि कोई श्री राम बोले? तो क्यों? मैंने जो दोस्त की कहानी आपको बताई वो असल कहानी है। और मुझे ये बिल्कुल ममता जैसा क्यों लगता है, हमारे दोस्त जैसा क्यों लगता है कि आपको याद होगा 2019 की लोकसभा चुनाव के पहले कई ममता दीदी और अपनी चीफ मिनिस्टर का जो कैवलकेड होता है, 10-12 गाड़ियाँ होती है, पुलिस वगैरह होती है, उससे जा रही थी, किसी देहात गांव से जा रही थी। छोटा रास्ता था, 25-30 फुट चौड़ा भी रास्ता नहीं था, ऐसे गांव से वो निकल रही है, 2 तरफ लोग है, दुकान है, बाजार कुछ होता था। तो जाने वाले 15, 20, 25 लोग थे, उसमें से कोई चिल्लाया जय श्री राम, जय श्री राम। तो ममता ने गाड़ी रोकी, उधर रोकी और गाड़ी से उतरकर गांव वालों को धमकियां देने लगी। चीफ मिनिस्टर, उस वक्त भी ममता चीफ मिनिस्टर थी, लेकिन एक देहात में, गांव में जो कोई 20, 25, 50 लोग इकट्ठे हुए थे बाजार में, रास्ते में, उनसे ममता ने झगड़ा शुरू कर दिया
किस लिए? तो उन्होंने 2-4 स्लोगन दे दी, जय श्री राम। बस अब उतर कर उनको पकड़ूंगी, अंदर डालूंगी, पुलिस थाने में कंप्लेंट लिखो, लग गया, आपको जेल भेजूंगी, क्या क्या धमकियां। और ये कैमरे पर है, आज भी आप देख सकते हो यूट्यूब पर। ये बात हुई। एक राज्य का, बड़े राज्य का 3 नंबर का राज्य है आज देश में, जहां से 42 लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं। इस राज्य की चीफ मिनिस्टर रास्ते पर उतर कर अपने ही राज्य के गांव वालों से झगड़ा कर रही है कि एक को जेल भेज दूंगी। लेकिन बात कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपने देखी होगी, सुनी होगी। बात इंपॉर्टेंट ये है कि वहां से लोगों को पता चल गया कि अगर ममता के सामने जय श्री राम बोलो तो ये चिढ़ती है। जैसे हमारा वो दोस्त था जिसको पहले तो लंबा है, चौड़ा है, कुछ कुछ बोलते थे, लेकिन बाद में उसके सामने मुंह पर हाथ रखा बच्चे ने या उंगली दिखाई, फिर भी गुस्सा आ जाता था, उसको अपने को चिढ़ाया लगता था, मजाक लगती थी। तो उसका गुस्सा होने वाला जो नेचर था, स्वभाव था, उसका फायदा उठाकर ये बच्चे जानबूझकर उसकी मजाक उड़ाते थे। और बिल्कुल वही बात अभी ममता दीदी के बारे में हो गई है। अगर उस गांव की बात नहीं होती, ये जो ममता गांव में उतरकर गाड़ियां रोककर गांव वालों से झगड़ा करने लगी, उनको धमकियां देने लगी, ये बात इतनी फैल गई है कि ममता के सामने सिर्फ जय श्री राम बोलो क्यों उसका माथा ठनक जाता है, ये लोगों को पता चल गया। तो इसलिए दूसरे किसी पार्टी का जिंदाबाद मुर्दाबाद भी बोलने की जरूरत नहीं है। ममता के सामने सिर्फ जय श्री राम बोलो तो वो अपना आपा खो बैठिए, ये अभी लोगों को मालूम हो गया। इसलिए जानबूझकर जिन लोगों ने वो नेताजी के 125वीं जयंती दिन पर समारोह में ये जय श्री राम बोला, उनको मालूम था हमारे इतनी ही स्लोगन से ये आपा खो बैठेगी और उस प्रोग्राम में खुद की मजाक बना देगी। क्योंकि अब उस प्रोग्राम के बाद ममता का मजाक हो गया, कौन इनको डिफेंड करेगा? क्योंकि ये बचकानी हरकत हो गई है कि जयराम से अभी फिर वीएचपी, हिंदू परिषद वाले, बीजेपी वाले इनको मजाक उड़ा रहे। लेकिन मजाक उड़ाने के लिए कारण तो खुद ममता ने दे दिया है ना। किसने कारण दिया? आप अगर कुछ 1 मिनट 2 मिनट स्लोगन हो जाए, चुप हो गए थे आप अपना भाषण, तो बोले आपने मेरा इंसल्ट कर दिया। आप किसी को आमंत्रित करते तो बाद में कम से कम उसका सम्मान रखे, इंसल्ट ना करे। अब बैठे हुए लोग बोले कि इसमें इंसल्ट क्या हो गया? तो आप बच्चे जैसी हरकत करते हैं। वो ममता ने उस प्रोग्राम में दिखा दिया कि कोई श्री राम बोलेगा तो मुझे नहीं चलता है, मुझे गुस्सा आ जाता है। तो श्री राम बोलने पर ममता को गुस्सा क्यों आता है? ये कैसी बीमारी है? जय श्री राम बोलने से ममता को दर्द क्यों होता है, गुस्सा क्यों आता है, ये सवाल बन गया। तो गालिब की जो शेर मुझे याद आता है, गजल याद आती है, उसमें बोला आखिर इस दर्द की दवा क्या है? ममता के इस दर्द की दवा क्या है? ना उनकी पार्टी को मालूम है, ना कोई अपोजिशन पार्टी को मालूम है। लेकिन उनको चिढ़ाने के लिए लोगों के हाथ में एक हथियार आ गया। अब कुछ लोग उनकी भी मीटिंग में जाकर जानबूझकर जय श्री राम बोलते हैं। अब ममता को गुस्सा आता है, इसलिए उनके जो पक्के समर्थक है, निष्ठावान है, वो भी जय श्री राम बोलने से गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन इससे एक मैसेज जो हिंदू समाज है उसमें चला जाता है, इनको श्री राम से चिढ़े। जो मुस्लिम इलाके में मीटिंग लेती है तो हाथ फैलकर दुआ मांगती है, नमाज भी करती है, लेकिन जय श्री राम बोलने से गुस्सा हो जाती है। इसका मतलब ये हिंदुओं के खिलाफ है। ये मैसेज खूब एक तरीके से ममता ही भेज रही है कि मुझे जय श्री राम बोलने से गुस्सा आता है, मुझे हिंदू अच्छे नहीं लगते, मैं हिंदुओं के खिलाफ है। ये एक तरीके से मैसेज बनता है और वो मैसेज
खुद ममता ही भेज रही है। इसके उल्टी बाजू भी हमको देखनी चाहिए, उल्टी साइड, कि अगर उस प्रोग्राम में कल ममता ये घोषणाओं को इग्नोर करके अच्छा सा भाषण कर देती तो उनके लिए लोगों का मत अच्छा बनता। लेकिन इनको समझाए कौन? उनकी बीमारी क्या है वो ना उनको पता है, ना और किसी को पता है, ना कोई डॉक्टर बता सकता है कि श्रीराम बोलने से गुस्सा आने का कारण क्या है। अगर वो कारण आपको मालूम नहीं, उसको कोई डॉक्टर के पास इलाज नहीं है, तो पूछा ही जाएगा इस दर्द की दवा क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, तो बोलेंगे कि भाई ममता तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। दोस्तों, ये मेरा हिंदी वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। प्रतिपक्ष इसी ढंग से न्यूज़ के, घटना के, वार्ता के अलग अलग पहलू आपके सामने लाता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।